प्रिय छात्रों, मैं जी.आर. बारोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़, सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ME 201, इसका ये दूसरा लेक्चर है आपका। इसका टॉपिक 1.3 ये सिलेबस के अनुसार है। हुक्स लॉ, हुक का नियम, स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स का नियम क्या है उसकी परिभाषा ये यहाँ पे दी हुई है। जब वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें विकृति एवं प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। यह हुक का कथन है। यही हुक का कथन है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है। ये हुक का नियम है। देखिए यहाँ पे प्रतिबल और विकृति शब्द आए हैं। इनकी परिभाषाएं हमने पहले लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ी हैं, वो हमारे को समझ में आनी चाहिए, तब जाके ये चीज़ आगे समझ में आएगी। विकृति क्या होती है और प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल वही स्ट्रेस और विकृति होता है स्ट्रेन, इंग्लिश में कहते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगला आपका टॉपिक 1.3.2 यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का किस तरह से निकाला जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या डेफिनेशन होती है, वो इसमें समझाया हुआ है। प्रत्यास्थता सीमा में हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ये हुक के स्टेटमेंट में भी यही चीज़ है, जो पढ़ना यहाँ पे पढ़ी है वो भी यही चीज़ है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी हम इसी तरह से परिभाषित करते हैं। देखिए, स्ट्रेस समानुपाती होता है स्ट्रेन के, ये मैथमेटिकल रूप है। गणितीय रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखा हुआ होता है स्ट्रेस समानुपाती होता है स्ट्रेन के, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको दोनों राशियों को अपॉन में लिख करके हम लिख सकते हैं स्थिरांक। तो इनका दोनों राशियों का अनुपात जो है एक स्थिर होता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारे पास एक सूत्र निकल के आ गया। क्या सूत्र आया? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर स्थिरांक, और स्थिरांक को हमने कह दिया, नाम दे दिया E। स्ट्रेस को दिया जाता है P, स्मॉल p, और स्ट्रेन को स्मॉल e। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर E, और ये E ही यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यहाँ पर E प्रत्यास्थता गुणांक है। अतः एकांक विकृति से उत्पन्न होने वाला प्रतिबल उस पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ये एक प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा हो गई। इसके अनुसार इस फॉर्मूले से हम परिभाषित कर सकते हैं। इसको एकांक करिए, इसको एकांक करिए, तो एकांक प्रतिबल, एकांक स्ट्रेन से, एकांक विकृति से उत्पन्न होने वाला प्रतिबल यानी स्ट्रेस जो है प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। प्रत्यास्थता गुणांक जो है किसी पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है, वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी एक पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक एक ही होता है। जैसे पदार्थ चेंज होता है तो प्रत्यास्थता गुणांक भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है 1.3.3 टेंसाइल टेस्ट डायग्राम, तनाव जांच का ग्राफ। ये एक ग्राफ होता है टेंसाइल टेस्ट डायग्राम। इसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि y एक्सिस पर स्ट्रेस लिया जाता है और x एक्सिस पर स्ट्रेन लिया जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी कहते हैं, या फिर टेंसाइल टेस्ट डायग्राम कहा जाता है। पदार्थ का एक नमूना लिया जाता है डक्टाइल मटेरियल का, जो तन्य पदार्थ होते हैं उसके लिए ये ग्राफ खींचा हुआ है। तो पदार्थ के नमूने को मशीन द्वारा तनाव बल लगाकर उसमें उत्पन्न होने वाले प्रतिबल यानी स्ट्रेस और विकृति में ग्राफ खींचा जाता है। उस ग्राफ को टेंसाइल टेस्ट डायग्राम कहा जाता है। यह ग्राफ निम्नानुसार होता है। ये देखिए, ये वाला ग्राफ है। तो टेंसाइल टेस्ट किसी मशीन में एक पदार्थ के नमूने को रख के उस पर टेंसाइल बल लगाया जाता है, तनाव बल लगाया जाता है, तो उसमें विकृति और प्रतिबल के बीच में जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहलाता है या टेंसाइल टेस्ट डायग्राम कहलाता है। इस तरह का डायग्राम हमारे पास आता है।
इस डायग्राम में देखिए ओ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ, ये अलग अलग तरह का ग्राफ है। कहीं स्ट्रेट लाइन है, कहीं कर्व हो गया, कहीं ये सीधी लाइन फिर ऐसे हो गई, फिर इस तरह से कर्व आ रहा है, इस तरह से। अब इनको हम अलग अलग समझते हैं किस तरह से ये ग्राफ आता है। जब पदार्थ के नमूने पर बल लगाया जाता है तब पदार्थ में विकृति और प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। प्रारंभ में ओ ए लाइन आती है, इस दौरान प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ये देखिए प्रारंभ में ओ से ए, हम इसमें ओ से ए ग्राफ कैसा आता है, ओ से ए के बारे में देख रहे हैं। ओ से ए एक सीधी लाइन है, ये समानुपाती रेखा है, यानी कि इसको ए हमारा हो गया, ए बिंदु जो हो गया समानुपातिक सीमा हो गई। यहाँ से यहाँ तक हुक का नियम लागू होता है, यानी कि स्ट्रेस समानुपाती होता है स्ट्रेन के, ये यहाँ से यहाँ तक ही लागू होता है, आगे फिर वो चीज़ लागू नहीं होती है, यानी ए के बाद में हुक का नियम लागू नहीं होता। हुक का नियम लगाना है तो ओ से ए तक ही लगता है। उसके बाद में देखिए ए से बी तक ग्राफ वक्र हो जाता है, ये सीधी लाइन नहीं रहता है। इस सीमा में बल हटा लिया जाए तो पदार्थ पुनः अपनी अवस्था ग्रहण कर लेता है, अतः बिंदु बी प्रत्यास्थता सीमा को दर्शाता है। देखिए यानी कि ओ से लगा के बी तक, ओ से ए तक समानुपातिक सीमा हो गई, ये भी प्रत्यास्थता सीमा में ही है, और ए से बी ये भी प्रत्यास्थता सीमा ही है, यानी कि बी जो है आपकी प्रत्यास्थता सीमा होगी। बी से पहले अगर हम बल हटा लेते हैं तो पदार्थ पुनः इस अवस्था में लौट आता है, पूर्वावस्था ग्रहण कर लेता है। इसके बाद में ग्राफ थोड़ा सा कर्व रहता है बी से सी तक, बी से सी तक ग्राफ कर्व रहता है, लेकिन बी से सी के बीच में अगर हम बल हटा लेंगे तो वो पुनः पूर्वावस्था में नहीं आएगा, यानी कि ये प्लास्टिक सीमा में चला गया। तो बी से सी ये प्लास्टिक सीमा, इसकी पदार्थ का नेचर जो है प्लास्टिक हो जाता है, प्लास्टिसिटी आ जाती है पदार्थ में। देखिए बी से सी तक ग्राफ वक्र रहता है, लेकिन बी से सी के बीच में बल हटा लिया जाए तो पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में नहीं आता है, पदार्थ में स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है और वो स्थायी ही रहता है, यानी प्रत्यास्थता सीमा से ये बाहर निकल गया। सी बिंदु एक विशेष बिंदु है। सी बिंदु से डी तक देखिए एक सीधी लाइन यूं आ रही है इस तरह से। इस सी से डी तक स्ट्रेस में वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि विकृति में वृद्धि हो रही है, स्ट्रेन में वृद्धि हो रही है। तो सी से डी तक कहलाता है यील्डिंग, इसको यील्डिंग बोलते हैं। बिंदु सी से पदार्थ में अचानक बड़ी विकृति उत्पन्न होती है एवं प्रतिबल उतना ही रहता है, तब सी बिंदु को पराभव बिंदु कहते हैं, यील्ड पॉइंट, इंग्लिश में यील्ड पॉइंट कहेंगे, हिंदी में पराभव बिंदु कहलाता है। सी से डी तक ग्राफ को यील्डिंग कहा जाता है। सी से डी में पदार्थ प्लास्टिक फॉर्म में होता है, सी से डी तक पदार्थ जो है ये प्लास्टिक फॉर्म में होता है। यहाँ इलास्टिसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इलास्टिक यहीं खत्म हो जाता है, ये फिर प्लास्टिक फॉर्म में आ जाती है, और ये एकदम से यील्डिंग होने से इसको यील्डिंग बोलते हैं। फिर आइएगा डी से वापस स्ट्रेस बढ़ने लगता है, ये देखिए ग्राफ ऊपर जाने लग गया और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। डी से ई तक इसके बारे में देखिए, बिंदु डी पर यील्डिंग बंद हो जाती है, डी पर आते ही यील्डिंग बंद, एकदम से खिंचाव बंद हो जाएगा और पुनः प्रतिबल और विकृति साथ साथ बढ़ने लगते हैं। डी से ई तक स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। और ई बिंदु अधिकतम लोड वाला बिंदु होता है, इस बिंदु को अधिकतम लोड वाला बिंदु कहते हैं। यह स्ट्रेस पदार्थ की अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाती है। ई बिंदु पर स्पेसिमेन में पूरी लंबाई में वृद्धि बराबर होती है। ई बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है, यहाँ तक पदार्थ का जो अपना स्पेसिमेन होता है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, वो मतलब इस एक एंड से लगा के दूसरे एंड तक लंबाई में वृद्धि बराबर होती है, एक जैसा रहता है पदार्थ, वृद्धि तो होती है पर एक जैसी वृद्धि होती है, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। ई से एफ, ये यहाँ पे देखिए पदार्थ में एक पर्टिकुलर जगह पर एकदम से लंबाई बढ़ने लगती है पदार्थ की उसकी, और उसका वहाँ से वो स्पेसिमेन बहुत पतला हो जाता है, नेकिंग उसको बोलते हैं, नेकिंग एक गर्दन टाइप बन जाती है पदार्थ में, और दोनों तरफ से मोटा रहता है
और बीच में से एक पर्टिकुलर जगह एक नेकिंग हो जाती है, बहुत पतला हो जाता है, और पतला होते 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 यहाँ तक लोडिंग आती है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो ये फेलियर पॉइंट कहलाता है एफ। तो ई से एफ तक इसको बोलते हैं नेकिंग। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे इस तरह से नोट्स में इस तरह से समझ सकते हैं। बिंदु ई के बाद लोड बढ़ाने पर स्पेसिमेन में किसी एक जगह स्पेसिमेन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बहुत कम होने लगता है, इसे नेकिंग बोलते हैं। एफ बिंदु तक लोड बढ़ाने पर नेकिंग की जगह से स्पेसिमेन टूट जाता है, अतः एफ बिंदु को फेलियर बिंदु या रप्चर बिंदु कहलाता है, और इस बिंदु पर जो स्ट्रेस होता है उसको रप्चर स्ट्रेंथ कहते हैं। देखिए, नोट्स इस तरह से बनाए हुए हैं कि आप यदि इन नोट्स को ध्यान से पढ़ें तो आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इनमें लिखा हुआ है जो पर्याप्त है। इसके बाद में टेंसाइल टेस्ट डायग्राम से हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो ऊपर हमने इसमें डिटेल में पढ़ा था उसी चीज़ को हम अब देखिए शॉर्ट में एक थोड़ा लिखा हुआ है, इनको आप देखिएगा। इसमें ए, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी ए बिंदु का नाम है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हो गया, बी बिंदु है आपका इलास्टिक लिमिट हो गया, सी बिंदु है यील्ड पॉइंट हो गया, ये वाले बिंदु ए बी सी ये कौन से बिंदु हैं, डी ये कौन से बिंदु, इनके नाम हैं, उनको ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, ये आपको याद होने चाहिए। सी डैश लोअर यील्ड पॉइंट है, ई अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है, एफ फेलियर पॉइंट है। ये सारे जो पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ और सी डैश बी, सी डैश लोअर यील्ड पॉइंट कहलाता है, सी डैश यहाँ पे ये डैश वाले ग्राफ पे आता है, और ये एक डैश डैश वाला ग्राफ और जा रहा है, ये इस ग्राफ और इस ग्राफ में थोड़ा सा फर्क है। ये मशीन के द्वारा निकाला हुआ एक्चुअल ग्राफ है, और ये ग्राफ है थ्योरेटिकल जो कैलकुलेट किया हुआ होता है वो ग्राफ है। इसमें जो स्ट्रेस निकालते हैं हम वो एक्चुअल डायमीटर अगर लेकर के हम एक्चुअल एरिया लेकर के निकालें तो इस तरह का ग्राफ आएगा, और ओरिजिनल एरिया प्रारंभिक एरिया से कैलकुलेशन की हुई होती है वो ग्राफ ये आता है। तो इस प्रकार से अब देखिए ओ से ए ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला ओ से ए इसको हम कहते हैं लीनियर डिफॉर्मेशन। ये डिफॉर्मेशन है ना, डिफॉर्मेशन इधर नापा जा रहा है, ओ से ए वाला डिफॉर्मेशन ये लीनियर डिफॉर्मेशन कहलाता है। इसके बाद में ओ से बी वाला ये इलास्टिक, ओ से बी ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। बी से डी, बी ये देखिए ये बी डी ये वाला डिफॉर्मेशन है यील्डिंग कहलाता है। डी से ई ये स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाता है, और ई से एफ ये डिफॉर्मेशन ये नेकिंग कहलाता है। तो इनके सब के नाम हैं, इन पॉइंट्स के भी अलग अलग नाम हैं, वो क्या हैं उसमें दिए हुए हैं, और ये जो डिफॉर्मेशंस हैं इनके भी अलग अलग नाम हैं, ये सारे हमने यहाँ पे दे रखे हैं। इसको समझ के आपको याद रखने होते हैं, ये याद रखने पर ही हम आगे चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद में कुछ डेफिनेशंस हैं, देखिए ये आपके इसी आर्टिकल में दी हुई है, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं। गेज लेंथ, गेज लंबाई, द गेज लेंथ इज द फेलियर लेंथ ऑफ द पैरेलल पोर्शन ऑफ द टेस्ट पीस जो स्पेसिमेन नमूना जो होता है उसकी जो पैरेलल लेंथ होती है, फेलियर होने के बाद में जो पैरेलल वाली लेंथ होती है उसको हम गेज लेंथ बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम ग्राफ पे अच्छी तरह समझ चुके हैं। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये बिंदु ए, पॉइंट ए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन डेफिनेशन आइए देखिए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। टेंसाइल टेस्ट डायग्राम पर जहां तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है ये समानुपाती सीमा कहलाती है। समानुपाती सीमा ओ ए, उसको हमने वर्ड में शब्दों में इस तरह से परिभाषित कर दिया, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गई। जहां पर ग्राफ एक सीधी लाइन होता है, जहां तक ए तक सीधी लाइन होता है इसलिए ए पॉइंट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा। इसके बाद में इलास्टिक लिमिट प्रत्यास्थता सीमा, वो बी पॉइंट, जहां से लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो है कि जहां पर हम पदार्थ पर लोड लगाते हैं उसमें विकृति आती है, और वह अधिकतम लोड जहां से पदार्थ का लोड हटाने पर वह पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है वो प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है, और ग्राफ में वो पॉइंट बी पॉइंट हो जाएगा।
यील्ड पॉइंट देखिए, ग्राफ पे पॉइंट वो सी है, अपन ने पहले देख चुके हैं। सी पॉइंट जो है ग्राफ पर यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट को कैसे परिभाषित करते हैं? ये वह बिंदु होता है जहां पर बिना लोड बढ़ाए अचानक विकृति बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, उसको हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, अल्टीमेट स्ट्रेस, अधिकतम प्रतिबल क्या होता है? अधिकतम प्रतिबल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, वहां पे जो प्रतिबल होता है वो अधिकतम प्रतिबल कहलाता है। और हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे, इसमें इस डायग्राम में, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमने देखा है कि अधिकतम प्रतिबल ये यील्ड पॉइंट है। इसके बाद में रप्चर स्ट्रेंथ, रप्चर स्ट्रेंथ फेलियर स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर बिंदु F जहां पर स्पेसिमेन टूट जाता है वो रप्चर स्ट्रेंथ कहलाती है। नॉमिनल स्ट्रेस, इट इज द डिफाइंड एज द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। अगर किसी भी पॉइंट पर जितना लोड लग रहा है और उस पर जो प्रारंभिक एरिया से उस लोड को डिवाइड करते हैं और हम लोड वो स्ट्रेस निकालते हैं, वो नॉमिनल स्ट्रेस कहलाता है। यानी कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये नॉमिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन में खींचा हुआ है, ये वाला नॉमिनल में, और ये एक्चुअल स्ट्रेस में खींचा हुआ है, ये डैश वाला ग्राफ। ये फर्क है। नॉमिनल स्ट्रेस में स्ट्रेस निकालने के लिए हम डायमीटर यानी कि उस एरिया जो लेते हैं वो प्रारंभिक एरिया लेते हैं, ओरिजिनल एरिया। प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस की परिभाषा, प्रूफ स्ट्रेस इज द स्ट्रेस नेसेसरी टू काज ए नॉन प्रोपोर्शनल और परमानेंट एक्सटेंशन टू ए डेफिनेट परसेंटेज ऑफ बेस लेंथ। ये प्रूफ स्ट्रेस की डेफिनेशन है। एक पर्टिकुलर, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रेस लगाया जाता है, और परमानेंट डिफॉर्मेशन कितना, एक फिक्स परसेंटेज, किसका, बेस लेंथ का एक फिक्स परसेंटेज डिफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रेस होता है वो प्रूफ स्ट्रेस कहलाता है उस पदार्थ का। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ डेफिनेशंस इस चैप्टर से संबंधित, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से संबंधित डेफिनेशंस हैं। और ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं, बड़ा क्वेश्चन। तो ये नोट्स आप पढ़िएगा, और इन नोट्स को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। थैंक यू।